नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। न डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र का चौथा दिन कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। विधानमंडल के संयुक्त सत्र को राज्यपाल ने किया संबोधित। सरकार के कार्यों को सराहा तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। और पूरे बिहार में मास्क चेकिंग अभियान जारी, नहीं पहनने पर कटेगा चालान। और पटना सिटी के गमकुआं में चोरी की बड़ी वारदात। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का चौथा दिन कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने विधानसभा परिसर में हंगामा किया है। कांग्रेस ने जहां किसानों को धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर हंगामा किया, तो वाम दल के नेताओं ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। विधानसभा के चौथे दिन कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला। धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर के कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन किया है और सरकार पर हमला बोला है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि किसान धान कहां बेचे, इसका जवाब दे। इधर विधानसभा के चौथे दिन ही भाकपा माले ने ट्रेड यूनियन के समर्थन में सदन के बाहर जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जल्द मांग की है कि सरकार नई नीति लाए, रोजगार सृजन करे। तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार करने वाले लोगों की वेतन कटौती के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया। रखा हुआ है किसानों का 900 रुपया में लिवाल नहीं है, 1000 रुपया में किसान का धान में कोई लिवाल नहीं है। और किसान सही कीमत मिले, इसके लिए हम लोग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग सदन से लेकर सड़क पर उतरने का काम करेंगे। तमाम वाम दलों के ट्रेड यूनियन और किसान संगठन हड़ताल पर हैं कि जो श्रम विरोधी कानून है मोदी सरकार का, खास करके जो 8 घंटे के बदले मजदूरों से 12 घंटे काम लेने का, या फिर उनकी पेंशन योजना को बहाल करने का, या फिर उम्र सीमा जो है वो 60 साल से घटा करके 55 साल करने का, इन चीजों को वापस करें। और मोदी जी देश की खेती और किसानों को गुलाम बनाने के लिए जो 3 किसान विरोधी कानून बनाए हैं कि अब सरकार जो है समर्थन मूल्य नहीं देगी, न अनाज की खरीद करेगी और देश के कॉरपोरेट घराने खेती कराएंगे और पूंजीपति जो भी सामान जितना चाहे जमा करके रख सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, महंगाई बढ़ा सकते हैं, कालाबाजारी बढ़ा सकते हैं। इसके खिलाफ में आज यह आम हड़ताल है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि 15 नवंबर से धान का खरीदारी होगा, लेकिन आज 25 दिसंबर हो गया, आज तक धान खरीदारी शुरू कोई जिला में नहीं हुआ। 26 नवंबर आज हो गया, नहीं शुरू हुआ। किसान जो है धान की फसल 15 दिन पहले तैयार हो गया, सब किसान अपना धान काट के सुखा के रखे हुए हैं, औने पौने में बिचौलिया धान खरीद रहा है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य किया गया है उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। हमारे जिला नवादा में जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं वो चार्जशीटेड हैं और वो बहुत कमीशन खोरी का काम होता है, और मेरे जिला में सिर्फ कोऑपरेटिव के द्वारा धान खरीदा जाता है। तो मैं सरकार से चाहूंगी और सरकार से आग्रह करूंगी कि जैसे नीतीश जी अपने गृह जिला नालंदा में लोकल जो भी बैंक होता है उसके हर बैंक के तरह से खरीदारी करते हैं, उस तरह नवादा जिला में कोऑपरेटिव के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, हर बैंक से खरीदारी का सेवा किया जाए। बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन संयुक्त सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण दिया है। इस मौके पर राज्यपाल ने सदन में मौजूद नवनिर्वाचित को बधाई दी है। राज्यपाल ने राज्य के विकास का रोडमैप भी रखे। इसी बीच कोरोना को लेकर के जब राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना में हर संभव मदद पहुंचाई, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाया। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब महागठबंधन और आरजेडी के कम अंतर से हारने वाले प्रत्याशी ने अदालत का रुख करना शुरू कर दिया है। बेहद एक कम अंतर से हारने वाले हिलसा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। यादव को याचिका दाखिल करने में देश के नामचीन वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से मदद मिली है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह यादव महज 12 वोटों से जदयू प्रत्याशी से पराजित हो गए थे। कम अंतर से हारने वाले महागठबंधन के तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर 3000 वोटों के कम अंतर से हारने वाले महागठबंधन के कई उम्मीदवार कोर्ट जाने के लिए नामचीन वकीलों से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर बैलेट पेपर के उपयोग को लेकर के पटना के कारगिल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ईवीएम का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम का बहिष्कार करना जरूरी है कि ईवीएम 100% घोटाला होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सवाल खड़ा किया था। उसके बाद वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कहा था कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। अमेरिका जैसा देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसा हमने जापान के कंपनी से बात की और जापान से हमने पूछा कि आप ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं, तो जापान की कंपनी ने, जापान सरकार ने कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि भारत सरकार मूर्ख है? और ये बयान तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। तो बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने को क्यों तैयार नहीं है? अब जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, तो अब क्या दिक्कत है? क्योंकि अब ईवीएम की सेटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। इसीलिए निर्वाचन आयोग ईवीएम से चुनाव कराते हैं और निर्वाचन आयोग की सेटिंग है, कठपुतली है केंद्र सरकार की, उसके इशारे पे नाचने का काम कर रही है निर्वाचन आयोग। इसीलिए हम लोग ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरी बात, ईवीएम आपको वोटिंग के दरमियान भी खराब हो जाता है, काउंटिंग के दरमियान भी खराब हो जाता है और क्या कहते हैं, उसकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन बैलेट पेपर एक ऐसा चीज है, ना तो ठप्पा मारने के टाइम में खराब होता है, ना काउंटिंग के दरमियान खराब होता है। 100% बैलेट पेपर विश्वसनीय है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भारत निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव कराएं, अन्यथा भारतीय मित्र पार्टी ये प्रदर्शन यूं ही बढ़ाती रहेगी और पूरे देश में इसकी क्या कहते हैं आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। तो यदि लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। राजद सुप्रीमो को लेकर के पिछली बार कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद राजद कार्यकर्ता में मायूसी छा गई थी। अब एक बार फिर से राजद और लालू परिवार में इस बात को लेकर उम्मीद है कि लालू को बेल मिल जाएगी। उनके खिलाफ चारा घोटाले से संबंधित 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं। ट्रेड यूनियंस की तरफ से बुलाई गई हड़ताल का असर पटना के डांगबंगला चौराहे सहित देश भर में देखने को मिला है। बिहार में ट्रेड यूनियन की हड़ताल को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। राजद कार्यकर्ता भी सुबह से ही कई जगह पर सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने में लगे रहे। राजद के अलावा माले ने भी बंद का समर्थन किया और उनके कार्यकर्ता भी ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर बंद कराते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों के अधिकारों को छीना गया है। किसान बिल के नाम पर जो किसानों के अधिकारों को छीना गया है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और इस
मौके पर विभिन्न मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन में पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए आप तमाम लोगों को हम हार्दिक बधाई देते हैं और विशेष रूप से इस बात की बधाई देते हैं कि परीक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं और शादी विवाह का वक्त है, उसको ध्यान को रखते हुए आम लोगों को तकलीफ भी ना हो और हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे, ये प्रदर्शन आपने किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि अभी देश भर के किसान 500 से ज़्यादा किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पे जमा हैं और राज्य की सरकारों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी उतारा गया है। और आप देखिए कि जिन किसान के बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उन किसानों के खिलाफ ही उनके बच्चों को भड़काया जा रहा है। जवान और किसान को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। जिनके बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उनके पिताजी, उनके भाई खेतों में शहादत दे रहे हैं। ये जवान और किसानों को भिड़ाने की जी सरकार की साजिश है। संविधान दिवस के इस मौके पे जहां देश को जरूरत है कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे को बुलंद किया जा सके, उस देश में किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जिनके बच्चे गोलियां खाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। इस सर्दी में सड़ा हुआ पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। हम लोग, तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और देश के आम छात्रों, विद्यार्थियों, नौजवानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और किसानों के पक्ष में ये कहते हैं, आज हड़ताल कल हड़ताल, आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। इस सरकार के खिलाफ अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के जिला प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गई है। सासाराम में बिना मास्क के घर से निकले लोगों से जुर्माने की वसूली शुरू हो गई है। नगर परिषद के द्वारा इसके लिए अभियान भी चलाया गया। नगर परिषद कर्मी माइक लेकर बाजारों में प्रचार कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे लोग मास्क का प्रयोग करें। नगर परिषद सासाराम के द्वारा सभी ठेला चालक, टेम्पू चालक, दुकानदार, फुटपाथी दुकानदार, आने जाने वाले पथिक को अपील किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि मास्क का प्रयोग करें, खुद बचे, अपने परिवार को बचाए, अपने शहर को बचाए, अपने नगर को बचाए, कानून का पालन करें और साथ साथ सबका भी मदद करें, अपने परिवार को अवश्य मदद करें। नगर पालिका प्रशासन सासाराम। तो ये पटना में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के जिला प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गई है। बिना मास्क के घर से निकले लोगों से जुर्माने की वसूली शुरू हो गई है। किस तरह से लोग पालन करें? देखिए, ये बहुत ही अब महत्वपूर्ण है कि लोग कोरोना से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस बताए गए हैं उसका पालन करें। खास करके मास्क लगाने के संबंध में, चाहे सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में जाएं या निजी गाड़ियों में जाएं या फिर कहीं खरीदारी करने जाएं तो मास्क निश्चित रूप से लगाएं और सैनिटाइजर और साबुन आदि का इस्तेमाल करके हाथ की साफ सफाई से अपने आप को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं जो अवेयरनेस के साथ साथ इस पर फाइन लगाने का भी कार्य कर रही है। और ऐसे दुकान या मार्केट हो या कहीं वेंडिंग जोन हो या निजी गाड़ियां हो या फिर सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं, अगर बिना मास्क के लोग पाए जाएंगे तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है। लोग को खुद भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभी हाल में दूसरे शहरों में जैसा देखा गया है कि काफ़ी तेज़ी से इसके मामलों में वृद्धि हुई है। तो ऐसी संभावना प्रबल है कि पटना में भी शहरी क्षेत्र है और हाल में जो पर्व त्यौहार का समय था उसमें लोगों ने जो देखा है उसके बाद उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस बिंदु पर। फाइन सर कितना है? फाइन जैसे पहले अभी वर्तमान में 50 रुपये का ही फाइन है और उसी फाइन के आधार पर सभी टीमों को चालान भी दिया गया है और इसमें ट्रैफिक को भी चालान के लिए निर्देशित किया गया। सब्जी मार्केट केंद्र सरकार ने रात्रि कर्फ्यू के लिए राज्य को अधिकृत कर दिया। आप लोग क्या कुछ इस तरह का
तैयारी कर अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन विशेष करके सबसे बड़ा जो बचाव का आधार है कि लोग खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, और अगर बाहर निकलना जरूरी है तो इन जो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही बताए गए हैं, सामाजिक दूरी के या फिर मास्क लगाने का, उसका पालन करें। सब्जी मार्केट पर सर बहुत ज़्यादा फोकस करने की, सब्जी मार्केट हो या अन्य मार्केट भी हैं, क्योंकि अभी आने में अभी लगन वगैरह का भी समय है, तो ऐसे स्थिति में अगर कोई सामान्य मार्केट भी जाते हो या सब्जी मार्केट जाते हो या वेंडिंग जोन में बहुत सारे छोटे बड़े सामान बिकते हैं, तो वहाँ भी जाने पर बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जिला प्रशासन की टीम तो काम ही कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समारोह वगैरह में कितने लोगों तक शामिल होने की संख्या? पहले से अभी तक जो है उसमें नया जो गाइडलाइन आया है उसमें 200 की सीमा निर्धारित की गई है, और अगर बड़े मैदान इत्यादि हैं तो उसमें जिला प्रशासन देख करके उसकी अनुमति देगा, तो उसको इन्फोर्स भी किया जाएगा। और रोहतास पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत नगर थाने की पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। बताया जाता है कि चेनारी और शिवसागर थाना क्षेत्र में यह लोग आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे थे। लूटपाट तथा चोरी की वारदात में भी शामिल थे। इन सबके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। करीब 14-15 दिनों से चेनारी और शिवसागर थाना में खास करके रात्रि में लूटपाट और फायरिंग की घटना बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधी पकड़े गए, जो मुख्य रूप से टेकारी, चेनारी थाना अंतर्गत टेकारी एक स्थल है, और वहाँ पर रोड के किनारे मुर्गा फार्म है, जो मुर्गा फार्म अशोक यादव और लाल बाबू चौधरी का है। ये लोग अपराध करने की, डकैती लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर टेकारी, चेनारी और शिवसागर पुलिस के सहयोग से अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें 5 अपराधी पकड़ाए। इसमें मुख्य रूप से अशोक यादव, लाल बाबू चौधरी, बिट्टू कुमार, सारे लोग शिवसागर और चेनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और 2 और लड़के भी हैं, और इनके कुछ सहयोगी भागने में सफल हो गए हैं, जिनके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है। 1-2 रोज में वो लोग पकड़े जाएंगे। और छापेमारी के क्रम में लाल बाबू, अशोक यादव और बिट्टू चौधरी के पास से कट्टा 1 मिला है, और 4 315 बोर की 4 गोलियाँ जिंदा कारतूस मिली है, जिसके संबंध में अलग से फरियाद दर्ज किया गया है। ये सभी अपराधी करीब दर्जनों केस के, पूर्व के दर्जनों केस में वांटेड थे, फिरार थे, और पता चला कि अशोक यादव नाम का जो व्यक्ति है पूर्व में भी ये जेल गया था, और जेल से आने के बाद लूटपाट मारपीट की घटनाएं काफ़ी कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और पूरा जिला में इस संबंध में सूचित थानाध्यक्ष को सूचित किया गया है, ताकि और कांडों में इन लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर रिमांड कर इन लोगों को आगे कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त लूटे गए सामानों में से शिवसागर और चेनारी के खितरा रोड स्टील प्लांट से लूटे गए कंपनी से कुछ कपड़े बरामद हुए हैं, जिसे भी पहचान कराया गया है। और एक अपराधी लाल बाबू चौधरी है, जो कपड़ा पहन कर आया था, जिसे कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पहचान किया गया है, वही कपड़ा भी बरामद किया गया है। उत्तर बिहार के लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर निर्माण कार्य होने के कारण वाहनों का आवागमन पश्चिमी लेन पर होने से वाहन का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण भीषण जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गांधी सेतु जाम होने से NH 30 से लेकर के शहर के लिंक रोड पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें पटना सिटी के सुदर्शन पथ, नई सड़क, अशोक राजपथ समेत NH 30 पर वाहन की लंबी कतारें लग गई है।
गोलंबर हुआ है। ये पीपा पुल जब से चालू हुआ है जिसके कारण बहुत समस्या जाम का बहुत बढ़ गया है पूरे पटना सिटी, जिसके कारण बहुत जाम रहता है और सारा रोड पटना सिटी का गाय घाट हो, अशोक राजपथ हो, चलती हो, सारा जाम रहता, सिटी चौक हो, जिसके कारण बहुत जाम रहता, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी बहुत परेशानी बढ़ गया है जाम के कारण। जो जाम हटाने में बहुत वो लोग भी बहुत मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, बाकी जाम का समस्या का कोई समाधान नहीं है, जाम बहुत लग रहा है। वहीं पटना सिटी में धूमधाम से जरासंध जयंती मनाया गया। इस मौके पर जरासंध भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह और ट्रस्ट के सचिव सोनू सिंह मौजूद रहे हैं, जहां ट्रस्ट व चंद्रवंशी समाज के द्वारा जरासंध भगवान की प्रतिमा कर पूजा अर्चना किया गया। लोग जरासंध भवन ट्रस्ट के तत्वाधान में हर साल की भांति इस साल भी ट्रस्ट की ओर से और समाज चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज की ओर से हम लोग आज जरासंध भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस देव पूजन के परंपरागत पूजा के अंतर्गत भगवान का पूजा किया जाता है। हमारे आराध्य देवता जरासंध भगवान जी हैं और उन्हीं के निमित्त हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर से पटना पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में पटना सिटी के चौक थाना की पुलिस ने शहीद भगत सिंह चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जहां बिना मास्क पहने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी या बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया। पटना में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है। पुलिस को भी चोर अपनी कारस्तानी दिमाग से पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में 2 अलग अलग स्थानों पर चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 35 लाख रुपए की चोरी कर ली है। चोर का हिम्मत भी दाव देना होगा कि चोर चोरी करने के बाद नया ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो इस जगह चोरी हुई है। गौरतलब है कि राजद नेता सुरेंद्र राम और नर्सरी व्यवसायी लक्की सेठ ये दोनों छठ पूजा में अपने घर भागलपुर और दरभंगा गए थे, जिसका फायदा चोरों ने खूब उठाया हुआ है। देखिए इस घर में चोरी हुआ है। सुरेंद्र राम उर्फ महान जी का इसमें रेंटर रहते हैं, वाइफ रहते हैं और छठ की पूजा में ये लोग गाँव गया था तो इनके हमको पता चला तो हम आए उनके रिलेटिव, हम भगना हुए उनके गोदरेज में से मंगलसूत्र चोरी हुआ है और पैसा चोरी हुआ है, चांदी के सिक्का पायल ये सब। और वो लोग सब चुनाव लड़े थे गोपालगंज से। किस दल से? आरजेडी से लड़े थे। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र राम नाम है उनका। कब लड़े थे? 2019 में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप देव हुआ। अररिया के बैरगाछी पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान चलाया है। इस दौरान भंगिया पुल के पास अंग्रेजी शराब लदा वाहन जब्त किया है। मौके से 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि किशनगंज अररिया मुख्य मार्ग पर बैरगाछी में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भंगिया बेली ब्रिज के पास पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बैरगाछी में स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है। एसएचओ बैरगाछी अपने साथ अन्य पदाधिकारी को लेके भंगी पुल के पास में कंटिन्यू जो बंगाल से गाड़ी आ रही है उसको चेक किया जा रहा है। और अभी विगत आपने देखा होगा कि 2 गाड़ी परसों भी रिकवरी हुआ है। शराब कम से कम 809 लीटर के करीब 891 लीटर शराब बरामदगी हुआ था। कल भी इसी क्रम में WV73D 9963 एक पिकअप को रोका गया तो उसमें शराब लोड किया था। रॉयल स्टैग 375 ml का 30 कार्टून जो 207 लीटर का है और इंपीरियल ब्लू 375 ml का 34 कार्टून जो लगभग 816 बोतल 306 लीटर का है। कुल 1536 बोतल 576 लीटर की शराब की बरामदगी की गई है। और इसमें ड्राइवर जो था वीरेंद्र सिंह पिता राम विनोद सिंह, ये भानुनगर भक्ति नगर दार्जिलिंग जिला का रहने वाला था ड्राइवर। और इसमें शराब लोड कराने वाला दिलीप चौरसिया उर्फ अंकज राज देवीडंगा का था और सुशील लोअर भानुनगर का रहने वाला था। ये दोनों शराब को लोड करवाया था बंगाल में और
दालकोला से ड्राइवर को दिया था। फुलपरास में इसका डिलीवरी होना था। शैलेंद्र यादव पिता हरि नारायण यादव। तो हम लोग बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पर काम कर लिए हैं। कहाँ जाना था और किसके द्वारा लाया गया, तो सबको निम्न किया जा रहा है और सब पर कार्रवाई विधि सम्मत की जा रही है। और जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं इसको पुरस्कृत करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।